गंगो की जब नौकरी छूटी तो बरसात का पहला छींटा पड़ रहा था। पिछले 3 दिन से गहरे नीले बादलों के पुंज आकाश में करवटें ले रहे थे, जिनकी छाया में गर्मी से अलसाई हुई पृथ्वी अपने पहले ठंडे उच्छ्वास छोड़ रही थी और शहर भर के बच्चे बूढ़े बरसात की पहली बारिश का नंगे बदन स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे। यह दिन नौकरी से निकाले जाने का ना था। मजदूरी की नौकरी थी बेशक, पर बनी रहती तो इसकी स्थिरता में गंगो भी बरसात के छींटे का शीतल स्पर्श ले लेती। पर हर शगुन के अपने चिन्ह होते हैं। गंगो ने बादल की पहली गर्जन में ही जैसे अपने भाग्य की आवाज सुन ली थी। नौकरी छूटने में देर नहीं लगी। गंगो जिस इमारत पर काम करती थी उसकी निचली मंजिल तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था। नीचे मैदान में से गारे की टोकरियां उठा उठाकर छत पर ले जाना गंगो का काम था। मगर आज सुबह जब गंगो टोकरी उठाने के लिए जमीन की ओर झुकी तो उसके हाथ जमीन तक ना पहुंच पाए। जमीन पर पांव के पास पड़ी हुई टोकरी को छूना एक गहरे कुएं के पानी को छूने के समान होने लगा। इतने में किसी ने गंगो को पुकारा, मेरी मान जाओ गंगो, अब टोकरी तुमसे ना उठेगी, तुम छत पर ईंट पकड़ने के लिए आ जाओ। छत पर लाल ओढ़नी पहने और 4 ईंटें उठाए दूल्हों मजदूरन खड़ी उसे बुला रही थी। गंगो ने नहीं माना और फिर एक बार टोकरी उठाने का साहस किया, मगर बेचारी होंठ काट कर रह गई। टोकरी तक उसका हाथ ना पहुंच पाया। गंगो के बच्चा होने वाला था, कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। छत पर बैठकर ईंट पकड़ने वाला काम आसान था। एक मजदूर नीचे मैदान में खड़ा एक एक ईंट उठाकर छत की ओर फेंकता और ऊपर बैठी हुई मजदूरन उसे झपट कर पकड़ लेती। मगर गंगो का इस काम से खून सूखता था। कहीं झपटने में हाथ चूक जाए और उड़ती हुई ईंट पेट पर आ लगे तो क्या होगा। ठेकेदार हर मजदूर के भाग्य का देवता होता है। जो उसकी दया बनी रहे तो मजदूर के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पर जो देवता के तेवर बदल जाएं तो अनहोनी भी होके ही रहती है। गंगो खड़ी सोच ही रही थी कि कहीं से मकान की परिक्रमा लेता हुआ ठेकेदार सामने आ पहुंचा। छोटा सा पतला शरीर, काली टोपी, घनी घनेरी मूछों में से बीड़ी का धुआं छोड़ता हुआ गंगो को देखते ही चिल्ला उठा, घड़ी देख क्या रही है, उठती क्यों नहीं? अरे जो पेट निकला हुआ था तो आई क्यों थी? गंगो धीरे धीरे चलती हुई ठेकेदार के सामने आ खड़ी हुई। ठेकेदार का डर होते हुए भी गंगो के होठों पर से वो हल्की सी स्निग्ध मुस्कान ओझल ना हो पाई जो महीने भर से उसके चेहरे पर खेल रही थी, जब से बच्चे ने गर्भ में ही अपने कौतुक शुरू कर दिए थे और गंगो की आंखें जैसे अंतर्मुखी हो गई थी। ठेकेदार झगड़ता तो भी शांत रहती और जो उसका घरवाला बात बात पर तिनक उठता तो भी चुपचाप सुनती रहती। काम क्यों नहीं करूंगी, छत पर ईंट पकड़ने का काम दे दो, वो कर लूंगी, गंगो ने निश्चय करते हुए कहा। तेरे बाप का मकान बन रहा है, जो जी चाह करेगी हैं? चल दूर हो यहाँ से, आधे दिन के पैसे ले और दफा हो जा। हरामखोर आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, दूल्हो मेरा काम कर लेगी, मैं उसकी जगह चली जाऊंगी, काम तो होता रहेगा। पहले पेट खाली करके आओ, फिर काम मिलेगा। क्षण भर में ठेकेदार का रजिस्टर खुल गया और गंगो के नाम पर लकीर फिर गई। ऐन उसी वक्त बारिश का छींटा भी पड़ने लगा था। गंगो ने समझ लिया कि जो आसमान में बादल ना होते तो काम पर से भी छुट्टी ना मिलती। आकाश में बादल आए नहीं कि ठेकेदार को काम खत्म करने की चिंता हुई नहीं। इस हालत में गर्भ वाली मजदूरन को कौन काम पर रखेगा। गंगो चुपचाप ओढ़नी के पल्ले से अपने गर्भ को ढकती हुई बाहर निकल आई। उन दिनों दिल्ली फिर जैसे बसने लगी थी। कोई दिशा या उपदिशा ऐसी ना थी जहां नई आबादियों के झुरमुट ना उठ रहे हों। नए मकानों की लंबी कतारें समुद्र की लहरों की तरह फैलती हुई अपने प्रसार में दिल्ली के कितने ही खंडर और स्मृति कंकाल रोंदती हुई बढ़ रही थी। देखते ही देखते एक नई आबादी गर्व से माथा ऊंचा किए समय का उपहास करती हुई खड़ी हो जाती। लोग कहते, दिल्ली फिर से जवान हो रही है।
नई आबादियों की बाढ़ आ गई थी। नया राष्ट्र, नए निर्माण कार्य, लोगों को इस फैलती राजधानी पर गर्व होने लगा था। जहां कहीं किसी नई आबादी की योजना पनपने लगती तो सैकड़ों मजदूर खींचे हुए अपने फूस के छप्पर कंधों पर उठाए वहां जा पहुंचते और उसी की बगल में अपनी झोपड़ी की बस्ती खड़ी कर लेते। और जब वो नई आबादी बनकर तैयार हो जाती तो फिर मजदूरों की टोलियां अपने फूस के छप्पर उठाए किसी दूसरी आबादी की नींव रखने चल पड़ती। मगर ज्यों ही बरसात के बादल आकाश में मंडराने लगते तो सब काम ठप हो जाता और मजदूर अपने झोंपड़ों में बैठे आकाश को देखते हुए चौमासे के दिन काटने लगते। कई मजदूर अपने गांव को चले जाते, पर अधिकतर छोटे मोटे काम की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते। काम इतना ना होता था जितने मजदूर आ पहुंचते थे। दिल्ली के हर खंडर की अपनी गाथा है, कहानी है, पर मजदूर की फूस की झोपड़ी का खंडर क्या होगा और कहानी क्या होगी? हंसती खेलती नई आबादियों में इन झोपड़ों का या इन नए झोपड़ों में खेले गए नाटकों का स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता था। उस रात गंगो और उसका पति घीसू देर तक झोपड़े के बाहर बैठे अपनी स्थिति का सोचते रहे। अरे जब छुट्टी मिल गई थी तो घर क्यों चली आई? कहीं और काम देखती। देखा है, ऐसी हालत में कौन काम देगा? जहां जाओ ठेकेदार पेट देखने लगते हैं। झोपड़े के अंदर उनका 6 बरस का लड़का रीसा सोया पड़ा था। घीसू कई दिनों से चिंतित था। 3 आदमी खाने वाले और कमाने वाला अब केवल एक, और ऊपर से चौमासा और गंगो की ये हालत। उसका मन खींच उठा। अगर और 15-20 रोज मजदूरी पर निकल जाते तो क्या मुश्किल था। गर्भ वाली औरतें बच्चा होने वाले दिन तक काम पर जुटी रहती हैं। घीसू गठीले बदन का, नाटे कद का मजदूर था जो किसी बात पर तिनक उठता तो घंटों उसका मन अपने काबू में न रहता। थोड़ी देर चिलम के कश लगाने के बाद धीरे धीरे कहने लगा, सुनो, तुम गांव चली जाओ। गांव में मेरा कौन है? तू सब पाठ पहले ही पढ़े हुए है। अरे तू ऐसी हालत में जाएगी तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भाई जमीन पर पांव नहीं रखने देगा। अरे 2 दफे तो तुमसे लड़ने मरने की नौबत आ चुकी है। तो यहाँ क्या करेगी? अरे मेरे काम का भी कोई ठिकाना नहीं है। सुनते हैं सरकार ज्यादा मजदूर लगाकर 3 दिन में बाकी सड़क तैयार कर देना चाहती है। मरम्मती काम तो चलता रहेगा। गंगो ने धीरे से कहा। भला मरम्मती काम से 3 जेब खा सकते हैं? अरे 1 दिन काम है, 4 दिन नहीं। काफी रात गए तक ये उधेड़ बुन चलती रही। सोमवार को गंगो काम पर से बर्खास्त हुई और शनिचर तक पहुंचते पहुंचते झोपड़ी की गृहस्थी डामाडोल हो गई। माँ, बाप और बेटा, 3 जीव खाने वाले और कमाने वाला केवल एक। गंगो काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाती और दोपहर तक बस्ती के 3-3 चक्कर काट आती। किसी से काम का पूछती तो या तो वो हंसने लगता या आसमान पर मंडराते बादल दिखा देता। सड़कों पर दर्जनों मजदूर दोपहर तक घूमते हुए नजर आने लगे। फिर एक दिन जब घीसू ने घर लौटकर सुना दिया कि सरकारी सड़क का काम समाप्त हो चुका है, तो घीसू और गंगो मजदूरों के स्तर से लुढ़क कर आवारा लोगों के स्तर पर आ पहुंचे। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। भर पेट खाना किसी को ना मिल पाता। छोटा बालक रीसा, जो दिन भर खेलते ना थकता था, अब झोंपड़े के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। पति पत्नी रोज रात को झोंपड़े के बाहर बैठते, झगड़ते, परामर्श करते और बात बात पर खींच उठते। फिर एक रात 1000 सोचने और भटकने के बाद घीसू के उद्विग्न मन ने घर का खर्चा कम करने की तरकीब सोची। अध भरे पेट की भूख को चिलम के धुएं से शांत करते हुए बोला, रीसे को काम पर लगा दें। रीसा क्या करेगा? छोटा सा तो है। छोटा है, चंगे भले आदमी का राशन खाता है। अरे इस जैसे सब लड़के काम करते हैं। गंगो चुप रही। कमाओ बेटा किसे अच्छा नहीं लगता। मगर रीसा अभी सड़क पर चलता भी था तो बाप का हाथ पकड़कर। वो क्या काम करेगा? पर घीसू कहता गया, इस जैसे लौंडे बूट पॉलिश करते हैं, साइकिलों की दुकानों पर काम करते हैं, अखबार बेचते हैं। अरे क्या नहीं करते। मैं कल इसे गणेश जी के सुपुर्द कराऊंगा, इसे बूट पॉलिश करना सिखा देगा। गणेशी घीसू के गांव का आदमी था। इस बस्ती से 1 फरलांग दूर
पुल के पास छोटी सी कोठरी में रहता था। एक छोटा सा संदूकचा कंधे पर से लटकाए गलियों के चक्कर काटता और बूटों के तलवे लगाया करता था। दूसरे दिन घीसू काम की खोज में झोपड़े में से निकलते हुए गंगो से कह गया, मैं गणेशी को रास्ते में कहता जाऊंगा, तू सूरज चढ़ने तक रीसे को उसके पास भेज देना। रीसा काम पर निकला। छोटा सा पतला शरीर, चकित उत्सुक आंखें, बदन पर एक ही कुर्ता लटकाए हुए। गणेशी के घर तक पहुंचना कौन सी आसान बात थी। रास्ते में प्रकृति रीसे के मन को लुभाने के लिए जगह जगह अपना माया जाल फैलाए बैठी थी। किसी जगह दो लोंडे झगड़ रहे थे, उनका निपटारा करना जरूरी था। रीसा घंटा भर उन्हीं के साथ घूमता रहा। कहीं एक भैंस कीचड़ में फंसी पड़ी थी, कहीं पर एक मदारी अपने खेल दिखा रहा था। रीसा दिन भर घूम फिरकर दोपहर के वक्त हाथ में एक छड़ी घुमाता हुआ घर लौट आया। कह देना आसान था कि रीसा काम करे, मगर रीसे को काम में लगाना नए बैल को हल में जोतने के बराबर था। पर उधर झोपड़े में बची बचाई रसद क्षीण होती जा रही थी। दूसरे दिन घीसू उसे स्वयं गणेशी के सुपुर्द कर आया और 5-7 आने पैसे भी पॉलिश की डिबिया और ब्रुश के लिए दे आया। उस दिन तो रीसा जैसे हवा में उड़ता रहा। दिल्ली की नई नई गलियां घूमने को मिली, नए नए लोग देखने को मिले। चप्पे चप्पे पर आकर्षण था। रीसे की समझ में न आया कि बाप गुस्सा क्यों हो रहा था जब उसे यहाँ घूमने के लिए भेजना चाहता था। दुकानें रंग बिरंगी चीजों से लदी हुई और भीड़ इतनी कि रीसे का लुब्ध मन भी चकरा गया। रीसे की मां सड़क पर आंखें गाड़े उसकी राह देख रही थी। जब रीसा अपने बोझल पांव खींचता हुआ घर पहुंचा, अपने 6 सालों के नन्हे से जीवन में वो इतना कभी नहीं चल पाया था जितना कि वो आज एक दिन में। मगर मां को मिलते ही वो उसे दिन भर की देखी दिखाई सुनाने लगा। और जब बाप काम पर से लौटा तो रीसा अपना बुरुश और पॉलिश की डिबिया उठाकर भागता हुआ उसके पास जा पहुंचा। पप्पू, तेरा जूता पॉलिश कर दूं? सुनकर घीसू के हर वक्त तने हुए चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मेरा नहीं, किसी बाबू का करना जो पैसे भी देगा। और गंगो और उसका पति अपने कमाऊ बेटे की दिनचर्या सुनते हुए कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल गए। दूसरा दिन आया। घीसू और रीसा अपने अपने काम पर निकले। 2 रोटियां एक चीथड़े में लिपटी हुई घीसू की बगल के नीचे और एक रोटी रीसे की बगल के नीचे। दोनों सड़क पर इकट्ठे उतरे और फिर अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए अलग हो गए। पर आज रीसा जब सड़क की तलाई पार करके पुल के पास पहुंचा तो गणेशी वहां पर नहीं था। थोड़ी देर तक मुंह में उंगली दबाए वो पुल पर आते जाते लोगों को देखता रहा। फिर गणेशी की तलाश में आगे निकल गया। शहर की गलियां एक के बाद दूसरी अपना जटिल इंद्रजाल फैलाए जैसे रीसे की इंतजार में बैठी थी। एक के बाद दूसरी गली में वो बढ़ने लगा, मगर किसी में भी उसे कल का परिचित रूप नजर नहीं आया। ना ही कहीं गणेशी की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर घूमने के बाद रीसा एक गली के मोड़ पर बैठ गया। अपनी पॉलिश की डिबिया और बुरुश सामने रख लिए और अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगा। गणेशी की तरह उसने मुंह टेढ़ा करके पॉलिश का शब्द पूरी चिल्लाहट के साथ पुकारा। पहले तो अपनी आवाज ही सुनकर स्तब्ध हो रहा, फिर निसंकोच बार बार पुकारने लगा। 5-7 मर्तबा जोर जोर से चिल्लाने पर एक बाबू जो सामने एक दुकान की भीड़ में सौदा खरीदने के इंतजार में खड़ा था, रीसी के पास चला आया। अरे, पॉलिश करने का क्या लोगे भाई? जो खुशी हो दे देना। रीसे ने गणेशी के वाक्य को दोहरा दिया। बाबू ने बूट उतार दी और दुकान की भीड़ में फिर जाकर खड़ा हो गया। रीसे ने अपनी डिबिया खोली। गणेशी के वाक्य तो वो दोहरा सकता था, मगर उसकी तरह हाथ कैसे चलाता? बूट पर पॉलिश क्या लगी जितनी उसकी टांगों, हाथों और मुंह को लगी। एक जूते पर पॉलिश लगाने में रीसे की आधी डिबिया खर्च हो गई। अभी बूट के तलवे पर पॉलिश लगाने की सोच ही रहा था कि बाबू सामने आ खड़ा हुआ। रीसे के हाथ अनजाने में ठिठक गए। बाबू ने बूटों की हालत देखी। आव देखा ना ताव, जोर से रीसे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिससे रीसे का मुंह घूम गया। उसकी समझ में ना आया कि बात क्या हुई। गणेशी को तो किसी बाबू ने थप्पड़ नहीं मारा था। और हम जाते काले बूटों पर लाल पॉलिश, और गुस्से में गालियां देने लगा। पास खड़े लोगों ने यह अभिनय देखा। कुछ हंसे, कुछ एक ने बाबू को समझाया,
दो एक ने रीसे को गालियां दी और उसके बाद बाबू गालियां देता हुआ बूट पहनकर चला गया। रीसा हैरान और परेशान कभी एक के मुंह की तरफ देखता तो कभी दूसरे की मुंह की तरफ, और फिर वहां से उठकर धीरे धीरे गली के दूसरे कोने पर जाकर खड़ा हो गया। हर राह जाते बाबू से उसे अब डर लगने लगा। गणेश की तरह पॉलिश चिल्लाने की उसकी हिम्मत ना हुई। रीसे को मां की याद आई और उल्टे पांव वापस हो लिया, मगर गलियों का कोई छोर किनारा ना था। एक गली के अंत तक पहुंचता तो 4 गलियां और सामने आ जाती। अनगिनत गलियों में घूमने के बाद वो घबरा कर रोने लगा, मगर वहां कौन उसके आंसू पोंछने वाला था। एक गली के बाद दूसरी गली लांघता हुआ कभी गणेश की तलाश में, कभी मां की तलाश में वो दोपहर तक घूमता रहा। बार बार रोता और बार बार स्तब्ध और भयभीत चुप हो जाता। फिर शाम हुई और थोड़ी देर बाद गलियों में अंधेरा छाने लगा। एक गली के नाके पर खड़ा सिसकियां ले रहा था कि उस जैसे ही लड़कों का टोला यहां वहां से इकट्ठा होकर उसके पास आ पहुंचा। एक छोटे से लड़के ने अपनी फटी हुई टोपी सिर पर खिसकाते हुए कहा, अबे साले, रोता क्यों है? दूसरे ने उसका बाजू पकड़ा और रीसे को खींचते हुए एक बरामदे के नीचे ले गया। तीसरे ने उसे धक्का दिया। चौथे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बरामदे के एक कोने में बैठा दिया। फिर उस छोटे से लड़के ने अपने कुर्ते की जेब में से थोड़ी सी मूंगफली निकालकर रीसे की झोली में डाल दी। ले साले, अबे ले साले, खा। कभी कोई रोता भी है? तू हमारे साथ घूमा कर, हम भी बूट पॉलिश करते हैं। हाँ। आधी रात गए नन्हा रीसा। जीवन की एक पूरी मंजिल एक दिन में लांघ कर सिर के नीचे ब्रश और पॉलिश की डिबिया और एक छोटा सा चीथड़ा रखे उसी बरामदे की छत के नीचे अपनी यात्रा के नए साथियों के साथ भाग्य की गोद में सोया पड़ा था। उधर झोपड़े के अंदर लेटे लेटे कई घंटे की विफल खोज के बाद घीसू गंगो को आश्वासन दे रहा था। मुझे कौन काम सिखाने आया था? अरे सभी गलियों में ही सीखते हैं, मरेगा नहीं, घीसू का बेटा है, कभी ना कभी तुझे मिलने आ जाएगा। घीसू का उद्विग्न मन जहां बेटे के यूं चले जाने पर व्याकुल था, वहां इस दारुण सत्य को भी ना भूल सकता था कि अब झोंपड़े में 2 आदमी होंगे और बरसात काटने तक और गंगो की गोद में नया जीव आ जाने तक झोपड़ा शायद सलामत खड़ा रह सकेगा। गंगो झोपड़े की बालिश्त भर ऊंची छत को ताकती हुई चुपचाप लेटी रही। उसी वक्त गंगो के पेट में उसके दूसरे बच्चे ने करवट ली, जैसे संसार का नवागंतुक संसार का द्वार खटखटाने लगा। और गंगो ने सोचा, ये क्यों जन्म लेने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। गंगो का हाथ कभी पेट के चपल बच्चे को सहलाता, कभी आंखों से आंसू पोंछने लगता। आकाश पर बरसात के बादलों से खेलती हुई चांद की किरणों के नीचे नए मकानों की बस्ती झिलमिला रही थी। दिल्ली फिर बस रही थी और उसका प्रसार दिल्ली के बढ़ते गौरव को 4 चांद लगा रहा था।